मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संज्ञा के पाठ के बाकी बचे हुए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा के 1 से 4 प्रश्नों को कर लिया था। आज 5वें प्रश्न के बारे में आपको बताया जाएगा। 5वें प्रश्न में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो आपको पहले ही करवाए जा चुके हैं, क्योंकि संज्ञा के पाठ में हमने संज्ञा की परिभाषा लिखी थी, तो उसको आप सभी जानते भी हैं और सभी को ज्ञात है। तो यहाँ पुस्तक में जितना स्थान है उसमें संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए यदि स्थान रह जाता है तो आप उसके भेदों के नाम भी लिख देंगे। पहले संज्ञा की परिभाषा फिर उसके भेदों के नाम तीनों के लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसका बोध करवाते हैं। तो यह आपको परिभाषा में बताया गया था कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करवाते हैं, और उदाहरण के तौर पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखें। जब मैंने आपको तीनों संज्ञा के भेदों की परिभाषा बताई थी, उसके बाद आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक होते हैं। तो उनकी परिभाषा के अनुसार जिन शब्दों से आपको द्रव्यवाचक होते हैं और जो शब्द समूह का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड या तरल पदार्थ, और खाने पीने की सभी वस्तुएं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिखने के बजाय यहाँ पुस्तक में जो स्थान है दोनों के, यहाँ पर उदाहरण लिख देंगे और परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो परिभाषा के अनुसार जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं वो जातिवाचक होते हैं, और भाववाचक संज्ञा जो शब्द या जो संज्ञा शब्द किसी भी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। और एक खास बात ये है कि भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो सभी हमारे स्पर्श करने से पता नहीं चल पाते हैं, उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में मुख्य अंतर यह भी होता है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों को आप टच करके, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न आपको मैंने बता दिए हैं और पहले परिभाषा के रूप में भी आप कर चुके हैं। यदि पुस्तक में नहीं आते हैं ये चारों प्रश्न या स्थान कम है तो आप इनको कॉपी में करेंगे। अब इसके बाद आज हम नया पाठ लिंग पढ़ेंगे। अगला पाठ है हमारा लिंग। हालांकि इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पुस्तक के माध्यम से आज इसके बारे में वाक्य है लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा जो चित्र है उसके अनुसार लड़की नाच रही है। तीसरा चित्र धोबी कपड़े धो रहा है और चौथा चित्र है धोबिन कपड़े धो रही है। ऊपर 4 वाक्य दिए गए। पहले और तीसरे वाक्यों में लड़का और धोबी पुरुष जाति के हैं और दूसरे और चौथे वाक्यों में क्रमशः लड़की और धोबिन स्त्री जाति की है। तो इन चारों वाक्यों और चित्रों के अनुसार आपको 2 पुरुष जाति के और 2 स्त्री जाति के वाक्यों को बताया जा रहा है। अब उसके आधार पर लिंग की परिभाषा को जानिए। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो जो शब्द आपको पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध करवाते हैं या उनके बारे में बताते हैं वही लिंग कहलाते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। किसी अन्य चित्र के माध्यम से भी आप लिंग के भेदों को दर्शा सकते हैं। तो आज लिखित के रूप में आपको लिंग की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखने हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।